नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि हमने जिस टॉपिक से शुरुआत की थी वो है आपके सामने राजस्थान चित्रकला। बहुत अच्छा चैप्टर। और अभी तक हमने इस राजस्थान चित्रकला के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने इस चित्रकला का नामकरण पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने इसकी उत्पत्ति को लेकर चर्चा की। फिर हमारी जो चर्चा है वो प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले वो हुई। फिर हमने इससे रिलेटेड संग्रहालय पढ़े। अच्छा, इसके बाद में हमने कुछ संस्थाएं पढ़ी और संस्थाओं के बाद में हमने जो पढ़ना शुरू किया है वो है आपके राजस्थान में प्रमुख स्कूल। अच्छा, स्कूल के अंदर सबसे पहले हमने मेवाड़ स्कूल पढ़ी, जहां पर 4 चित्र शैलियों के बारे में हमने चर्चा की। मेवाड़ यानी कि उदयपुर चित्र शैली, ठीक है। उसके बाद में जिस चित्र शैली के बारे में हमने पढ़ा वो थी आपके सामने दूसरी चावंड। अच्छा, तीसरी जो हमने पढ़ी वो थी आपके नाथद्वारा। उसके बाद में है आपके सामने देवगढ़, ठीक है। और फिर हम दूसरी स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले हमने जिस चित्र शैली के बारे में पढ़ा है वो मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्र शैली। और फिर हमने पढ़ा बीकानेर चित्र शैली के बारे में। अच्छा, इन दोनों की एक खास बात थी कि दोनों ही जो चित्र शैली है इसकी जो शुरुआत है वो 16वीं शताब्दी में हुई थी। हालांकि मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्र शैली की शुरुआत राव मालदेव के समय और बीकानेर चित्र शैली की जो शुरुआत है वो महाराजा राय सिंह के समय हुई, ठीक है। और आप अपनी कॉपी के अंदर ये नोट्स बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। नोट्स खुद को बनाने हैं तब ये सारी चीजें याद रहेगी। और आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल टू द पॉइंट के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। जब आप पढ़ेंगे, कल जैसे कि संडे है तो छुट्टी रहने वाली है, तो आपका ये दायित्व बनेगा कि कल आप इस पूरी जो चित्रकला आज तक हम पढ़ेंगे अभी वो सारा का सारा रिवीजन करें, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने लिख लिया बीकानेर चित्रशैली। अब जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग लगाइए, वो है आपके सामने मारवाड़ स्कूल की तीसरी चित्रशैली जिसका नाम है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली। देखिए, किशनगढ़ चित्रशैली की हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात ये पहली कि ये जो आपके सामने किशनगढ़ चित्रशैली है इसकी देखिएगा प्रारंभ की विशेष बातें। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात है कि ये जो किशनगढ़ चित्रशैली है इसकी शुरुआत किसके समय है। अच्छा, आपको पूछा जाए, चाहे आपको शुरुआत पूछा जाए या फिर स्वर्ण काल, वो एक ही व्यक्ति का काल है। स्वर्ण काल का तात्पर्य होता है कि उस चित्रशैली पर सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक कार्य होते हैं। तो याद रखिएगा, शुरुआत या जो स्वर्ण काल है वो है आपके महाराजा सावंत सिंह का काल, याद रखिएगा। इसी समय किशनगढ़ चित्रशैली की शुरुआत भी होती है और इन्हीं के समय इस चित्रशैली का सर्वाधिक विकास भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो किशनगढ़ यानी कि जो चित्रशैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय का मतलब यह है कि इस चित्रशैली को उजागर किसने किया था लोगों के सामने, तो वो करने वाले थे, याद रखिएगा, डॉक्टर
डॉक्टर एक तो है फयाज अली और दूसरे हैं एरिक डिक्शन। डॉक्टर फयाज अली और याद रखिएगा एरिक डिक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस किशनगढ़ चित्रशैली पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो याद रखिएगा वो प्रभाव है आपके वल्लभ संप्रदाय का। किसका प्रभाव है? याद रखिएगा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस पर दिखाई देता है, क्योंकि जो महाराजा सावन सिंह है ये स्वयं ही जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो है वल्लभ संप्रदाय। इसका मतलब यह है कि किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर, हाँ, यही भगवान श्री कृष्ण और याद रखिएगा राधाओं के चित्र आपको देखने को मिलेंगे, राधा के। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका जो प्रमुख विषय है वह है नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य का चित्रण, यानी कि एक नारी कितनी सुंदर हो सकती है वो हम कहां पढ़ेंगे? यहां किशनगढ़ चित्रशैली में। तो ये तो लिखिएगा इनका परिचय, उतारिए। हाँ बिल्कुल हुई थी नरेंद्र, बिल्कुल। आगे जब मैं अजमेर चित्रशैली की बात करूंगा तो वहां पर यही लिखूंगा कि उस समय मालदेव के समय में अजमेर चित्रशैली की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल लिखूंगा मैं आगे, ठीक है। ये लिखिए फिलहाल किशनगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड 4 और इंपॉर्टेंट विशेष बातें। हाँ उमेश, बस यही कोशिश है। ठीक है। अब देखिएगा यहां से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये आपके सामने सारी बातें हैं। अब क्या है कि ये जो महाराजा सावन सिंह है ना, ये महाराजा सावन सिंह स्वयं शासक तो थे ही किशनगढ़ के, इसके अलावा बहुत अच्छे कवि साहित्यकार भी थे। इसीलिए इनका ही एक अन्य नाम हमें और मिलता है, तो वो भी लिखिएगा। इन्हीं का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा नागरीदास। इन्हीं का ही अन्य नाम क्या है? नागरीदास। उतारिए। ठीक है। हाँ हाँ, भरतराज बेरवा, बिल्कुल आपके यही चित्रकला टॉपिक। ठीक है, जहां हम पढ़ते पढ़ते कहां तक आए हैं? किशनगढ़ चित्रशैली। चिंता मत करिएगा, ठीक है, आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, वो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपके चित्रकला से लेकर जब तक मैं आपको संगीत घराने नहीं करवा देता तब तक चिंता मत करना, ठीक है, सारे आएंगे आपके। सर जीके की एमसीक्यू बुक कौन सी देखिए, जो भी आपके पास में बुक है अवेलेबल उसी से वापस रिवीजन करिए, ठीक है, जो बुक है। अच्छा, यदि बुक नहीं है तो फिर आपको पता ही है कि हमारी खुद की आती है पीआरपी पब्लिकेशन की राजस्थान जीके की 3.0, जो कि आपके कोटिले क्लासेस सुबह 7 बजे मैं यूट्यूब पे सोल्व करवाता हूँ। वो बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा नहीं, पुरानी क्लास क्यों है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना खुद ही, लाइव तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पुरानी होती तो फिर वहां चावंड आपको सलूम्बर में थोड़ी दिखाई देता है, नहीं तो है सारी। चलिए, ये लिख लिया आपने।
लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो किशनगढ़ चित्रशैली की प्रारंभ की बातें हुई कि शुरुआत या स्वर्णकाल किसका है, प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया, इस चित्रशैली पर किस संप्रदाय का प्रभाव है और प्रमुख विषय क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब जो हम अगला बिंदु लिखेंगे वो है आपके किशनगढ़ जो चित्रशैली है, इस किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर दो विशेष बातें पढ़ते हैं पहले। ठीक है, कौन कौन सी दो विशेष बातें? देखो, एक तो हम बात पढ़ेंगे कि ये जो हम शैली पढ़ रहे हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, ठीक है, तो देखिए ये जो किशनगढ़ चित्रशैली है इसके अंदर सबसे पहले सर्वाधिक जिस रंग का प्रयोग मिलेगा आपको वो कौन सा है। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि मेवाड़ यानी कि उदयपुर चित्रशैली के अंदर सर्वाधिक जिस रंग का प्रयोग है वह है लाल और पीला। उसी प्रकार किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर जिस रंग का हमें सर्वाधिक प्रयोग मिलता है वो है आपके सामने श्वेत यानी कि सफेद व गुलाबी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यूनिक सी बात है क्योंकि यहां पर किस कलर का है, श्वेत व गुलाबी, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर वृक्ष की यदि आप बात करेंगे तो वृक्ष है वो है केला। ठीक है, अच्छा, पक्षी की यदि आप बात करेंगे तो वो है आपके सामने मोर। अभी हम एक चित्र देखेंगे उसमें आप देख लेना। ठीक है, और पशु की यदि मैं बात करूंगा तो वो है भ्रमर। और आंखों की यदि बात करूंगा तो यहां पर जो आंखें हैं वो है तीर कमान के समान। तीर के समान नहीं है, तीर कमान होता है ना उसके समान है, यानी कि खंजर नुमा, खंजर नुमा उसके समान है यहां पर आंखें। ठीक है, ये तो इसकी प्रमुख विशेषता। अच्छा, इसके अलावा और विशेष बातें क्या है वो देखिए। विशेष, किशनगढ़ चित्रशैली की विशेष क्या है, विशेष तथ्य। देखिए, पहली बात इसके अंदर यह है कि ये जो किशनगढ़ चित्रशैली है, याद रखिएगा यहां कला, प्रेम, कला मतलब आर्ट, यानी कि यहां पर जब आप चित्र देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनी ठनी का चित्र। तो बनी ठनी का जो चित्र है वहां पर आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगी कला। क्या दिखाई देगी? कला। और वहीं पर प्रेम, अच्छा, इसके अंदर भक्ति का समन्वय दिखाई देगा। तो आपको डायरेक्ट यहां से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कला, प्रेम और भक्ति का समन्वय राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में दिखाई देता है, तो याद रखिएगा किशनगढ़ चित्र शैली। अच्छा, दूसरी क्या बात है? दूसरी बात यह है कि ये एक रहस्यमयी कल्पनाओं का, रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन है। सौपन कैसे? देखो, जैसे एक चित्र बताता हूं आपको, देखना। अच्छा, नहीं तो ऐसा है क्या, वो गलती से आ गया होगा। ठीक है, नंबरिंग गलती से हो गई होगी। देखिए,
एक मिनट है। चलिए देखिए ये चित्र, अब जैसे सपोज देन ये आपके सामने एक चित्र है किसका, बनी ठनी का, ठीक है। अब इस बनी ठनी के चित्र को आप देखते हैं ना, तो ये जो लाइन मैंने लिखी थी कि रहस्यमयी कल्पनाओं का ये अमूर्त सौपन है। क्या है ये? रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन। कैसे? तो वो इस प्रकार है कि ये जब आप बनी ठनी का चित्र देखते हैं ना, तो इस चित्र को देखकर आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि ये जो आपके सामने महिला का चित्र है, क्या ये किसी का इंतजार कर रही है, या फिर ये घर में बैठी हुई है। मतलब आइडिया नहीं कर सकते, ये एक रहस्यमयी है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि बनी ठनी जो चित्र है, इसी को कहा गया है भारत की मोनालिसा। क्योंकि मोनालिसा जब आप पेंटिंग चित्र देखेंगे ना, तो वहां पर ये आइडिया नहीं लग रहा है कि ये जो महिला है, इसका चित्र है, ये किस रूप में है, क्या ये सोच रही है या ये किसी का इंतजार कर रही है, उस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि रहस्यमयी कल्पनाओं का क्या है, ये अमूर्त सौपन। तो यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखा है आपके सामने। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये उतारिए। ये उतारिए। फिर हम आगे दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु और पढ़ेंगे। एक हमें यह पढ़ना है कि किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं, और एक हमें पढ़ना है कि किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। ठीक है, ये लिखिए। हाँ हाँ, नाथद्वारा के अंदर भी बिल्कुल वृक्ष है, वो केले का है, और यहां पर भी वृक्ष केला ही है। चलिए, ये लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ हाँ, बिल्कुल सुरेंद्र कुमार, यही है। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने किशनगढ़ शैली का परिचय हुआ, ये उसके बाद में इसकी विशेषता हुई और विशेष तथ्य थे ये। अब देखिए, अगली जो हम बात करेंगे वो है आपके सामने कि ये जो किशनगढ़ चित्र शैली है, इसके अंदर प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। किशनगढ़ चित्र शैली प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो देखो, पहले आपको सारे चित्रों के नाम लिखा देता हूं, और फिर जिस चित्र के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रमुख चित्रों में सबसे पहले बनी ठनी का चित्र, और इसके बारे में आपको मैं अभी पूरी डिटेल लिखाऊंगा। ठीक है, बनी ठनी का चित्र। दूसरा है
कमल से भरे सरोवर का चित्र। कमल से भरे सरोवर का चित्र, यानी कि एक ऐसा तालाब जो कि पूरा कमल से भरा हुआ है। ठीक है। तीसरा चित्र है वो है आपके चांदनी रात की संगोष्ठी, यानी कि कोई कैंडल नाइट के अंदर खाना वाना खाने जाता है ना, तो वो दृश्य है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से कोई राजा बेटा है, यहाँ रानी बेटी हुई है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, आसपास में यहाँ पर दासियां खड़ी है, इस प्रकार का सीन। और नंबर 4 है नौकायान, यानी कि एक झील है जहां पर इस प्रकार से नौका है, यहाँ पर रानी है, सामने राजा है, बीच में पतवार है, यहाँ पर ऐसे गुलाब के फूल खिल रखे हैं, ये दृश्य। ठीक है। और प्रमुख रूप से झील के चित्र भी है यहाँ, झील के चित्र। तो ये प्रमुख रूप से आपको चित्र मिलेंगे इसे किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर। ठीक है। ये प्रमुख चित्र है। तो इसमें कई बार उठा के डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि कमल से भरोवर, यानी कमल से भरे सरोवर का चित्रण कौन सी शैली में है। ठीक है। ये उतारिए किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र पहले, और फिर इनमें से आपको डिटेल लिखाता हूं, ये लिखिए। ठीक है। तो यहां से कई बार क्या होता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण निम्न में से किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ से। उतारो। ये ये है झीलों के चित्र। झील नहीं होती, लेक, उसके चित्र है। ठीक है। झीलों के चित्र। उतारो। चलिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो चित्र हम
पढ़ेंगे वो आपके सामने ये है। ठीक है, बनी ठनी का चित्र। तो हेडिंग डालिएगा बनी ठनी का चित्र। सबसे पहले तो ये बनी ठनी कौन थी? याद रखिएगा, ये हुआ करती थी महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका। किशनगढ़ के जो शासक थे जिनका नाम है महाराजा सावंत सिंह, उन सावंत सिंह की पत्नियां भी थी, लेकिन उन्हीं के दरबार में लवलीना एक गायिका रहा करती थी। ठीक है, तो उसी गायिका से प्रेम करने लगे थे सावंत सिंह। इसीलिए सावंत सिंह ने अपने दरबारी चित्रकार, सावंत सिंह का एक दरबारी चित्रकार जिसका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है, और अच्छा कृष्णा नहीं हुई क्या? कोई नहीं, करवा दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा बोल दिया होगा, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी। देखिए, तो बड़ी ठनी कौन थी? याद रखिएगा, महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है, वैसे इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो वास्तविक नाम है वो तो हमें मिलता है कई जगह, रसिक प्रिया मिलता है, कई जगह विष्णु प्रिया भी मिलता है। जो भी हो, ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी। लेकिन याद रखिएगा, जिस प्रकार सावंत सिंह का एक अन्य नाम था, सावंत सिंह किस नाम से कविताएं करते थे? तो याद रखिएगा, नागरीदास के नाम से। भाई, अब सावंत सिंह राजा है, लेकिन ये कविताएं भी करा करते थे, इसीलिए अपना नाम क्या लिखा करते थे वहां जब कविताएं क्या करते थे? तो नागरीदास। उसी प्रकार ये बनी ठनी भी काव्य रचना करती थी, और काव्य रचना के समय अपना नाम क्या लिखा करती थी? लिखा करती थी रसिक बिहारी। सावंत सिंह जिस प्रकार कविता करते समय अपना नाम लिखा करता था नागरीदास, उसी प्रकार ये बड़ी ठनी जब काव्य रचना, तो ये काव्य रचना के समय अपना नाम क्या लिखा करती थी? रसिक बिहारी। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रसिक बिहारी भी कौन है? याद रखिएगा, बनी ठनी, इस नाम से ये काव्य रचना किया करती थी। लेकिन हमें मेनली आना है अब बनी ठनी के चित्र पर। ठीक है, यहां पर तो केवल हमने ये पढ़ा कि ये जो चित्र है बनी ठनी, ये बनी ठनी कौन है। ठीक है, अब हम आते हैं इस चित्र पर। अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो बनी ठनी का चित्र है, इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो याद रखिएगा, इस बनी ठनी चित्र के जो चित्रकार हैं उनका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बनी ठनी है, याद रखिएगा, इसी बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। इंपॉर्टेंट बात, इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत की मोनालिसा। अब आप कहेंगे सर, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, लेकिन ये मोनालिसा क्या है? तो देखिए, मोनालिसा भी एक पेंटिंग्स है, ये भी क्वेश्चन आता है।
मोनालिसा भी क्या है, याद रखिएगा, एक पेंटिंग्स है, एक चित्र है। क्या है? एक चित्र है। और ये जो मोनालिसा चित्र है, इस मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन थे? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। यहां पर हमने ये तो ठीक पढ़ा कि ये जो बनी ठनी है इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, लेकिन इसे जो भारत की मोनालिसा कहा जाता है, ये मोनालिसा आखिर क्या है? तो याद रखिएगा, ये भी एक पेंटिंग्स है, यानी कि ये भी एक चित्र है। अच्छा, इस पेंटिंग्स के चित्रकार कौन थे? तो आपको याद रखना है, लियोनार्दो दा विंची। इंपॉर्टेंट, लियोनार्दो दे विंची। आप कहेंगे सर ये काहे का नाम? तो ये इटली का मोनालिसा जो चित्र है, ये कहां का है? इटली का। ये इटली के चित्रकार है। ठीक है, तो इस चित्र से तुलना की गई है किसकी? बनी ठनी की। अब आप कहेंगे सर ये तुलना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो यहां कोष्टक में लिख रहा हूं, एरिक डिक्सन ने कहा। एरिक डिक्सन ने कहा कि ये तो भारत की क्या है? मोनालिसा है, याद रखिएगा। इसीलिए आगे चलकर इसी चित्र पर 5 मई 1973 को, याद रखिएगा, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था सरकार ने, केंद्र सरकार, डाक टिकट जारी किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, 5 मई 1973 को 20 पैसे का क्या जारी किया गया? डाक टिकट। आप कहेंगे सर ये चित्र आज कहां है? तो ये चित्र आज है आपके किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित, लेकिन इसकी एक फोटोकॉपी भी है। और वो कहां है? तो वो रखी हुई है आपके अल्बर्ट संग्रहालय में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेरिस में जो है ना, वहां। तो याद रखिएगा, इसकी एक एक प्रति, यानी कि फोटोकॉपी कहाँ है वो? याद रखिएगा, अल्बर्ट संग्रहालय। और ये कहाँ है? याद रखिएगा, पेरिस, यहां पर। ठीक है, और बाकी ये चित्र कहाँ है? तो याद रखिएगा, किशनगढ़ संग्रहालय में। किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो यहां से और आता है वो बस इतना सा आता है कि बड़ी ठनी के नाक का आभूषण क्या कहलाता है? याद रखिएगा, बेसरी। ठीक है, हाँ, मैं यहां लिख देता हूं, यह आपको लिखना है, नाक का आभूषण। बड़ी ठनी के नाक का आभूषण क्या है? याद रखिएगा, बड़ी ठनी के नाक का आभूषण कहलाता है बेसरी। क्या कहलाता है? बेसरी। ठीक है, उतार लीजिए, ये पूरी बात बनी ठनी की है, कंप्लीटली उतार लीजिए इसे। ठीक है,
क्लास टाइमिंग यही है, 2 बजे। ठीक है, कल संडे है तो कल तो छुट्टी रहेगी, बाकी आपके सोमवार से लेकर शनिवार इसी टाइम। हाँ ठीक है, ये लिख लिया चित्र। बस जब भी क्वेश्चन आया है किशनगढ़ चित्र शैली थे, तो सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन आया है बनी ठनी का, जो कि आपके सामने सारा लिखा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, यहां पर हाथ में कबूतर है, बाकी इसके हाथ में क्या होता है? आधा खिला हुआ कमल का फूल। ठीक है, यहां पर हाथ में क्या होता है? कमल का फूल, कमल का फूल हाथ में। ठीक है, लिख लिया। चलो, अब फिर हम आगे बढ़े। चलिए, अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार, अगला बिंदु। ठीक है, हाँ तीर्थराज, अब ये तो आपको टेक्निकल टीम बताएगी। ठीक है, इसका मुझे आइडिया नहीं, बट जल्दी आप तक सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात लिखिए। अगली बात है आपके सामने कि हम जो ये शैली पढ़ रहे हैं, किशनगढ़ चित्र शैली, लिखिएगा प्रमुख चित्रकार। और देखिए, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यहीं से बनता है, या तो फिर इस पूरी चित्र शैली से क्वेश्चन बनेगा आपके सामने यहां से। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहां पर प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहला नाम आप लिखिएगा मोर ध्वज निहाल चंद। नंबर 2, सूरज ध्वज, सूर ध्वज, सूरज ध्वज। ठीक है, नंबर 3, नानक राम। नंबर 4, लाडली दास। नंबर 5, नंबर 5, छोटू।
अमरचंद, या इसी का नाम हमें अमीर चंद भी मिलता है, क्योंकि इसने जो चित्र बनाया है वो चित्र बनाया था चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी। तो ये लिखिए, इस प्रकार से आपके सामने यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखिएगा यहां। ठीक है, तो मोर धवज, निहाल चंद, सूरज धवज, नानक राम, लाडली दास, छोटू, अमरचंद, लिख लीजिएगा, एक बदन सिंह, और एक नंबर 8 सवाई राम। बस इतने काफी है, इतने याद रखने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम प्रत्येक चित्र शैली के अंदर नाम तो लिखते ही लिखते हैं, इस प्रकार चित्रकारों के। ये लिखिए। लिख लिया? ठीक है, चलिए। अच्छा, लालचंद गुजर, अच्छा कोई नहीं, कल संडे है, वापस आप रिवीजन भी कर लेना और साथ में नोट्स भी बना लेना, और तो क्या। ठीक है, बाकी आप निश्चित रहना, मैं सारे लाइव ही पढ़ाऊंगा आपको। ये लिख लिया? अब एक आप नोट करके लिखिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है तिलक गितोई। याद रखिएगा, इस तिलक गितोई ने चावल के दानों पर गीता का चित्रण किया है। गीता का चित्रण किया, भगवत गीता है ना, उस भगवत गीता का चित्रण किया है चावल के दानों पर, बहुत ही बारीक से। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये लिखिए, ठीक है, लिख लिया? हाँ हाँ, सीताराम, ये लो, एक और लिखा देता हूं, बस ये लो सीताराम। ठीक है, तो ये आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी चित्रशैली? किशनगढ़ चित्रशैली। एक बार देख लीजिए, सारा कुछ हम वापस देख लेते हैं। ये रही आपके सामने किशनगढ़ चित्रशैली, जहां से ज्यादातर, यदि आप पुराने पेपर देखेंगे तो जहां से क्वेश्चन है वो यहां से कई बार पूछ रखा है कि किशनगढ़ चित्रशैली की शुरुआत और स्वर्णकाल। यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है प्रकाश में लाने वाले स्तरीय। यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि पूछा नहीं है ये कभी। उसके बाद में प्रमुख विशेषताओं में ये सबसे यूनिक बात है यहाँ के कलर की। ठीक है, और आंखें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आंखों से जब क्वेश्चन आएगा ना, तो एक तरफ 4 चित्रशैली और सामने आंखों, और कहेगा मिलान करो कि मीना करती आंखें कहाँ हैं, बादामी आंखें कहाँ हैं, तीर कमान के समान आंखें कहाँ हैं, वो इस प्रकार से। ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा था, रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त सोपन।
यहां से ये प्रमुख चित्रों में से यहां से एक ये चांदनी रात की संगोष्ठी पूछा गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो है ही, सर्वाधिक बार यदि क्वेश्चन आया है तो बनी ठनी से ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया है बनी ठनी का चित्र किस शैली से है, किशनगढ़। इसके चित्रकार कौन है, इसे क्या कहा गया है, इस पर कितने रुपए का कब डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, और ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा। ये इसकी एक प्रति यानी कि फोटोकॉपी कहाँ है, और ये नाक का आभूषण भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये यहां से मोर ध्वज जो निहाल चंद है, ये चित्रकार किसका था ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सावन सिंह का और किशनगढ़ चित्रशैली से क्या है संबंधित। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हम। अब आप हेडिंग डालिए अगली चित्रशैली जिसका नाम है अजमेर चित्रशैली। अजमेर चित्रशैली, देखिए अजमेर चित्रशैली की हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि ये जो अजमेर चित्रशैली है इसकी शुरुआत, तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है वो हुई है राव मालदेव के समय, और वो भी कब, याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में। याद रखिएगा किसके समय हुई, राव मालदेव के समय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो अजमेर चित्रशैली है, इस अजमेर चित्रशैली के बहुत सारे अन्य केंद्र रहे हैं। केंद्र का मतलब यह है कि कुछ अजमेर में ऐसे स्थान हैं जहां के कुछ चित्रकार प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपना नाम लगाया। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा जुनियारा चांद, ऐसा नाम सुना, जुनियारा चांद, यानी कि चित्रकार तो कौन है, चांद, लेकिन ये चांद कौन से स्थान का है, जुनिया, और वो जुनिया स्थान अजमेर में है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये प्रमुख केंद्र बन गए थे चित्रकारों के स्थानों के हिसाब से। तो जैसे लिखिएगा जुनिया, सावर, जैसे आपके मसूदा, ये इनके प्रमुख क्या रहे हैं, इस शैली के केंद्र रहे हैं। ठीक है, जुनिया, सावर, मसूदा, भिणाई, ये इस प्रकार से। तो पूछा जा सकता है कभी इनमें से तीन नाम देकर कि जुनिया, सावर और मसूदा निम्न में से किस चित्रशैली के प्रमुख केंद्र थे, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो अभी तक हमने एक चित्रशैली ऐसी पढ़ी थी जिसमें महिलाओं के नाम आए थे, वो थी आपके नाथद्वारा चित्रशैली। और नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर दो महिलाओं के नाम आए थे, कमला और इलायची। उसी प्रकार यहां पर भी महिला चित्रकार हैं, महिला चित्रकार हैं दो, कौन कौन सी, एक का नाम तो है याद रखिएगा साहिबा, और एक का नाम है उष्णा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा पुरुष चित्रकारों की यदि मैं बात करूं तो देखिए यहां पर जो महिलाओं के नाम आ रहे हैं ना, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अक्सर आप देखेंगे पुराना पेपर, तो हाँ हाँ, डाक टिकट के केंद्र सरकार ही जारी कर सकती है, राज्य सरकार के पास में इस प्रकार का कोई, क्योंकि डाक विभाग की जब वैकेंसी भी आती है तो वो केंद्र सरकार ही जारी करती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए पुरुष चित्रकारों की हम बात करते हैं, तो वो है आपके, देखो जुनियारा चांद है, आपके तैयब है, नारायण भाटी है,
अल्लाह बख्श है। ठीक है, ये यहां के प्रमुख पुरुष चित्रकार याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहां पर प्रमुख चित्रण, तो प्रमुख जो चित्र है उनमें याद रखिएगा प्रमुख चित्रण, तो याद रखिएगा उसमें एक तो है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है हाथों पर मेहंदी का चित्रण, और दूसरा याद रखिएगा पाबूजी का चित्र। और पाबूजी का जो चित्र है वो बनाने वाला चित्रकार भी कौन है, तो याद रखिएगा वो है जुनियारा चांद। ठीक है, ये कब बनाया था, 1698 ईस्वी में। बस ये उतार लीजिए और ये आपके सामने पूरी पूरी बात कंप्लीट हो गई किसकी, अजमेर चित्रशैली की। हाँ ठीक है, हाँ भिड़ाई अब केकड़ी में है, लेकिन केकड़ी पहले अजमेर का ही तो भाग था, तो वो अजमेर चित्रशैली ही होगी। ठीक है,